Hemorrhoid or piles means dilatation of the veins of hemorrhoidal venous plexus। जैसा कि आपको मालूम है कि एनल वॉल में लूज सबम्यूकस में हेमोरॉइड वेंस पाई जाती हैं। जब वे डायलेटेड हो जाती हैं तो उन्हीं वेंस के डायलेटेशन को आप हेमोरॉइड और पाइल्स बोलते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, जो हेमोरॉइडल वेन हैं वे डायलेटेड हो गई हैं। यहाँ पर दो तरीके का पाइल्स दिखाई पड़ रहा है, इंटरनल पाइल्स भी दिखाई पड़ रहा है और एक्सटर्नल पाइल्स भी दिखाई पड़ रहा है। इंटरनल हेमोरॉइड का मतलब ये है कि जो पेक्टिनियल लाइन के ऊपर वेंस प्रोट्रूड हुई हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, वो इंटरनल हेमोरॉइड कहलाता है। और जो हेमोरॉइड स्किन से कवर्ड होता है उसको हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएट दिखाई पड़ रही है कि इंटरनल हेमोरॉइड के साथ साथ इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड भी दिख रहा है, जिसमें कि काफ़ी अंदर से प्रोट्रूजन होता हुआ बाहर की तरफ आ गया है। उसको हम बोलते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड। अब यहाँ पे जो अभी हमने आपको अभी बताया कि इंटरनल हेमोरॉइड है, ऐसा जो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, पेक्टिनियल लाइन के ऊपर है, उसको हम इंटरनल हेमोरॉइड बोलते हैं। और जो पेक्टिनियल लाइन से नीचे है और स्किन से कवर्ड है, हम उसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड बोलते हैं। और तीसरी वैरायटी इंटरनो एक्सटर्नल, मतलब अंदर से शुरू होकर के बाहर की तरफ आता है। यदि आप इटियोलॉजिकल फैक्टर देखें या क्लासिफिकेशन देखें तो इट में भी प्राइमरी और आइडियोपैथिक हेमोरॉइड के जहाँ कोई कारण नहीं है, देयर में बी स्टैंडिंग पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, फैमिलियल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। In some cases, constipation may be associated with the hemorrhoid, and secondary hemorrhoid may be due to the carcinoma of rectum, portal hypertension और pregnancy। तो ये सेकेंडरी है। कैंसर हो जाए यदि रेक्टम में तो पाइल्स हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी पाइल्स हो जाएगा, प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में पाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द ग्रेविड यूट्रस और इन्फीरियर वेना केवा, तब भी पाइल्स हो जाता है। तो इन सभी में सेकेंडरी क्लिनिकल कंडीशन में पाइल्स दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से जो भी अभी हमने आपको बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ हेमोरॉइड, कहाँ पर है, अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है या इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, आइदर इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स। अब आती है डिग्री। देयर इज 3 डिग्री ऑफ पाइल्स, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड समटाइम 4 डिग्री। फर्स्ट डिग्री में कोई प्रोट्रूजन नहीं होगा, जो हेमोरॉइडल वेनस प्लेक्सस की वेन जो है वो प्रोट्रूड नहीं होंगी, केवल ब्लीडिंग मिलती है फर्स्ट डिग्री में, देयर इज़ नो प्रोट्रूजन। सेकेंड डिग्री में जब स्टूल के लिए पेशेंट जाता है तो प्रोट्रूजन होगा और जो प्रोट्रूटेड मास है या हेमोरॉइड है वो स्टूल जाने के बाद ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। थर्ड डिग्री में पेशेंट बोलता है कि साहब कोई मास बाहर निकल जाता है, उसको हमें उंगली से अंदर करना पड़ता है या मैनुअली जो है रिड्यूस करना पड़ता है, उसको हम थर्ड डिग्री पाइल्स बोलते हैं। फोर्थ डिग्री पाइल्स प्रोसिडेंसिया कहलाता है, जहाँ परमानेंट प्रोट्रूजन होता है, और इस डिग्री को हम इन्फेक्टिव डिग्री भी बोलते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन अल्सर हो जाते हैं, बाहर लगातार बना रहता है प्रोट्रूटेड मास, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए हम इसको इन्फेक्टिव डिग्री पाइल्स बोलते हैं। जहाँ तक क्लिनिकल फीचर का सवाल है तो फर्स्ट डिग्री में केवल ब्लीडिंग होगी, दर्द नहीं होगा। सेकेंड डिग्री में ब्लीडिंग हो सकती है और स्ट्रेनिंग की वजह से ये बाहर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा प्रोट्रूडेड मास। थर्ड डिग्री में मैनुअली उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, अपने मैनुअली पेशेंट आएगा और उसको बताएगा कि आप मैं उसको मैनुअली अंदर कर लेता हूँ। नेक्स्ट, यदि परमानेंट प्रोलैप्स है बाहर की तरफ तो वो फोर्थ डिग्री है और उसमें स्पॉटी ब्लीडिंग होती है। तो बहुत सारे पेशेंट में इस तरीके की आपको अलग अलग डिग्री दिखाई पड़ेगी। मोस्ट ऑफ दी कंप्लेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट है जो सभी पेशेंट मिलेगी, वो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत पेशेंट करते हैं। क्रॉनिक जब पाइल्स हो जाएगा तो उसमें प्रोराइटस मतलब ईचिंग इन एनस खास तौर पे दिखाई पड़ेगी और बहुत सारे केसेस में थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री में डिस्चार्ज की भी पेशेंट शिकायत करते हैं, और चूँकि फ्रिक्शन अल्सर यदि वहाँ है तो स्पॉटी ब्लीडिंग भी होगी। ऐसे केसेस में जब पाइल्स का केस आपके पास आता है तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। डाइट, लाइट डाइट होना चाहिए, इजी डाइजेस्टेबल डाइट होना चाहिए, लैक्सेटिव का इस्तेमाल करें खाने पीने में, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज लेना है,
एक्सरसाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जो हेमोरॉइड के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें कि एलोज, कार्बोवेज, नक्स वोमिका, सल्फर, कालीकार्ब और पल्सेटिला, है ना। और यदि ब्लीडिंग ज़्यादा है तो यू में प्रिस्क्राइब हेमामिलिस। हेमामिलिस भी आप दे सकते हो, ब्लूमिया दे सकते हो, सेबाइना दे सकते हो, एस्कुलस हिप दे सकते हो, और कोलनसोनिया यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पेनफुल पाइल से, तो ये खास तौर पे मदर टिंचर थेरेपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमामिलिस, ब्लूमिया, सेबाइना, एस्कुलस एंड कोलनसोनिया, दिस इज मेडिसिन, दी आर वेरी गुड मेडिसिन फॉर द ब्लीडिंग पाइल्स। एंड नेक्स्ट, यदि आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो ओल्ड मेथड था इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, इलास्टिक बैंड टेक्निक इज ओल्ड मेथड। द क्रायो सर्जरी मीन्स फ्रीजिंग ऑफ हेमोरॉइड विद द हेल्प ऑफ द क्रायो, ठंडी सेक करके पाइल्स को ख़त्म करना। सबसे जो पॉपुलर ऑपरेशन था दैट इज़ हेमरोइडेक्टॉमी, मतलब कि पूरा जो पाइल्स है वो प्रोट्रूड हो रहा है उसको सीधे रूट आउट कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड हेमरोइडेक्टॉमी। एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट इज द लेसर ट्रीटमेंट, मतलब लेसर थेरेपी। तो दे आर दी 5 important treatment that is called surgical treatment: injection, elastic band ligation, cryosurgery, hemorrhoidectomy and laser treatment. So this is all about the hemorrhoid, and this is very important topic for examination point of view. Okay, thank you.